अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे एमसीएम 301 के लेसन नंबर 23 को और 24 को। इसको हम कंबाइन ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर सेम ही टॉपिक है विजुअल एड्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विजुअल एड्स क्या होते हैं? स्पीच में एड्स दिखाए जाते हैं जो कि पिक्चर्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, वीडियोस की शक्ल में भी हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्पीच जो है मज़ीद कलरफुल हो जाती है। अगर स्पीकर मुसलसल बोलता जाएगा तो सुनने वाला बोर हो जाएगा। लिहाजा ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब्स करने के लिए विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अंदर देख लें क्या कह रहा है कि कुछ चीज़ें जिनको सिर्फ बातों से नहीं समझा जा सकता उनको वीडियोस के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है। अटेंशन को ज़्यादा करने के लिए जब एक चीज़ के मुतालिक मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। इंसान को जो चीज़ बताई जाती है, सुनाई जाती है, इसकी बजाय जो चीज़ दिखाई जाए उससे वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। आगे सवाल अब ये बनता है कि स्पीकर को ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन जो है किस टाइप की है, किस टाइप की होनी होगी, और मतलब कि इसमें किस किस्म की वीडियोस और एड्स शामिल करने हैं, ये कैसे पता चलेगा स्पीकर को? इसके अंदर सबसे पहले तो ऑडियंस का साइज़ मैटर करता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है, अगर ऑडियंस की ज़रूरत जो है, मतलब कि ऑडियंस में और वीडियो जो है प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वीडियो के लेंथ का भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अगर स्पीच बहुत शॉर्ट है, छोटी स्पीच है, टाइम कम है, तो हम ये ना हो कि हम वीडियो अगर ऐड करते हैं, लंबी लंबी वीडियोस ऐड करते हैं, तो हो सकता है पूरी की पूरी स्पीच के अंदर वीडियोस ही चली जाएँ, रिप्रेजेंटेटर जो है उसको बोलने का मौका ही ना मिले। और आगे कह रहा है कि इसके अंदर जो है रूम का साइज़, अरेंजमेंट, लाइटनिंग, क्लाइमेट, सेफ्टी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। और बजट, रिप्रेजेंटेटर के पास कितना बजट है, कितना उसे पैसे में दिए गए, या फिर वो खुद कितना खर्चा कर सकता है रिप्रेजेंटेशन पे, कितना मवाद इकट्ठा कर सकता है, क्या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकता है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकता है, कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है, वो ये सब चीज़ें शामिल हैं। अभी विजुअल एड्स की टाइप्स पढ़ेंगे हम लेसन 23 के अंदर, तो पढ़ेंगे ही लेसन 24 के अंदर भी सेम इसी को आगे लेके चलेंगे। पहली कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन से लगता है कि सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स। कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अभी इसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और हेल्पफुल हिंट्स, ये जितनी भी टाइप्स हैं ना एड्स की, इसके अंदर हर के बेनिफिट्स भी, लिमिटेशंस भी हैं और हिंट्स भी हैं। बेनिफिट्स, लिमिटेशन ये तकरीबन सेम ही हैं सब के अंदर। और इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन की कोई से दो बेनिफिट्स लिखें या कोई से दो लिमिटेशंस लिखें। हिंट्स जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। बेनिफिट्स को हम देखेंगे। इसके प्रेजेंटेशन में अच्छे कलर्स मिलते हैं जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ चलाकर दिखाई जाती है, अगर मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, अगर प्रेजेंटेटर जो है, स्पीकर जो है, सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहा है किसी, तो वो उसको चलाकर भी दिखा सकता है ऑडियंस को कि ये इस तरह काम करता है सॉफ्टवेयर। जो भी डाटा है इसे यूएसबी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी वगैरह में कॉपी किया जा सकता है, कहीं भी कॉपी करके लेके जाया जा सकता है। लिहाजा सप्लाई की कॉस्ट नहीं है, सप्लाई पर खर्चा नहीं आता। किसी भी टाइम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, इसमें अच्छे इफेक्ट्स शामिल कर सकते हैं, प्रोडक्शन में भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। इसमें डाटा को, प्रेजेंटेशन को किसी भी जगह जाकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब वो डाटा उसके पास यूएसबी के अंदर अगर सेव है, वो किसी और जगह भी जाता है, जाके वो यूएसबी इंस्टॉल करता है, लगाता है, डाटा सामने ओपन हो जाता है, सारी प्रेजेंटेशन जो होती है वो वहाँ भी प्रेजेंटेशन अपनी दे सकता है जो स्पीकर है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके लिए ग्राफिक्स और कंप्यूटर जो इसकी स्किल होनी चाहिए प्रेजेंटेटर के पास, रिप्रेजेंटेटर जो स्पीकर है, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है कंप्यूटर की तो वो अच्छे तरीके से ब्रीफ नहीं कर सकेगा, अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा। प्रोजेक्टर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उस पर अच्छा खासा खर्चा आता है। अगर स्पीच के दौरान कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो स्पीकर का बहुत बुरा इफेक्ट जाता है इससे।
अगर प्रोजेक्टर चलाने लगा है वो ख़राब हो गया है तो क्या होगा कि उसकी तो सारी स्पीड ज़ाया हो गई ना, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। इसके लिए एक कम रोशनी वाला कमरा चाहिए, क्योंकि पिक्चर्स होती हैं, वीडियो क्लिप्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, तो जितनी कम रोशनी होगी इतनी ही लोगों को क्लियरली विजिबल होंगे। हेल्पफुल हिंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कुछ देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबके अंदर ये तकरीबन सेम है। प्रेजेंटेशन से पहले रूम का साइज, इसकी लाइटनिंग वगैरह चेक कर लेनी चाहिए। स्लाइड्स को रन करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए, महारत होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा कॉपी भी होनी चाहिए डाटा की, जिसके अंदर बंदे की प्रेजेंटेशन हो। मेमोरी कार्ड कह लें, या फिर उस दौर के हिसाब से फ्लॉपी डिस्क कह लें, या फिर यूएसबी कह लें। उसके अंदर एक कॉपी होनी चाहिए कि अगर किसी जो एक ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल है, उसके अंदर वो फाइल करप्ट भी हो जाती है, तो उसके ऊपर कॉपी पड़ी होगी ना उसके पास, तो वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। आगे दूसरी चीज़ है एड्स, विजुअल एड की वीडियो। प्रेजेंटेशन के लिए हम वीडियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये एक मोस्ट इफेक्टिव मीडियम है। वीडियो को हम मल्टीमीडिया के ज़रिए, वीसीआरस, कैमराज और सीडी डिस्प्ले प्लेयर्स के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशंस जो हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाती हैं इससे। इसके बेनिफिट्स के अंदर ये कह रहा है कि फुल कलर मोशन वीडियोस को आवाज़ के साथ देखा जा सकता है। डुप्लीकेटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन भी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन यानी कि वही प्रेजेंटेशन एक से ज़्यादा जगह पर जाकर दी जा सकती है। इंटरटेनमेंट जो है प्रेजेंटेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिमिटेशंस के अंदर कह रहा है कि प्रोफेशनल प्रोडक्शन रिक्वायर है, बंदे का स्पीकर का जो है प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, उसको पता वीडियोस बनानी आनी चाहिए ना, वीडियोस वो बनाएगा, एडिटिंग करेगा, सारा कुछ करेगा, उसे आता होगा तो वो करेगा ना। प्रोडक्शन इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और टाइम भी इस पर अच्छा खासा लगता है, मेहनत लगती है। और आगे हेल्पफुल हिंट्स हैं, सेम ऊपर वाले ही हैं, इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। 35 mm स्लाइड्स, इसके अंदर कह रहा है कि 3 डायमेंशनल पिक्चर्स होती हैं जो कि कलरफुल भी होती हैं और इजी टू रीड भी होती हैं। इनको ज़्यादा ऑडियंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कम ऑडियंस के लिए भी। इनको प्रोजेक्टर्स की मदद से दिखाया जा सकता है, इनको रिमोट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इन स्लाइड्स को मुख्तलिफ लोकेशंस पर आसानी से सेंड भी किया जा सकता है। यही इसकी इंट्रोडक्शन भी हो गया और इसके बेनिफिट्स भी यही हैं। अभी रिमोट के जरिए कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि अगर जो स्पीकर है वो ये नहीं कि वो स्टेज पर खड़ा है और बटन क्लिक कर रहा है और अगली स्लाइड चल रही है, उसके पास रिमोट है, अगर वो कहीं और भी मूव करके कमरे के अंदर किसी और दूसरे कोने में भी चला जाता है ना स्पीच के दौरान, वो रिमोट के जरिए स्लाइड्स को आगे कंट्रोल कर सकता है, वो कहीं भी खड़ा होकर स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकता है। तो इसको ईजी टू यूज़ है। हाईएस्ट क्वालिटी के इमेजेस होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कलरफुल इमेजेस होते हैं, लोगों को समझ ज़्यादा आसानी से आती है। लिमिटेशंस जो हैं इसके लिए कह रहा है कि डार्क रूम चाहिए होता है जिसके अंदर लाइटनिंग ज़्यादा ना हो, और इसके अंदर जो है इम्पर्सनल होता है मतलब, और उसके अलावा जो प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है। इसके अंदर भी ये इशू है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, रिमोट ख़राब हो जाता है तो फिर मसला बनता है। प्रोजेक्टर जो ख़राब हो जाता है फिर भी मसला बन सकता है। ज़ाहिर बात है, प्रोजेक्टर ही ख़राब हो गया तो फिर स्पीच ही बंदे की सारी ज़ाया होगी, उसकी मेहनत ज़ाया होगी। आगे इसके अंदर हम लेसन नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं, विजुअल एड्स। अच्छा सॉरी, विजुअल एड्स के अंदर जो चौथी चीज़ है ना वो है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज क्या है, इसके अंदर ये कह रहा है कि ये प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्टर्स के ज़रिए दी जाती है। ये इस्तेमाल में बहुत सिंपल है, ये प्रेजेंटेटर के पास पूरा कंट्रोल होता है इसके अंदर कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी किस्म का डाटा ऐड कर सकता है, एडिशंस कर सकता है। ये वीडियो विजुअल एड्स के अंदर कह रहा है। और इसके अंदर कह रहा है कि लिमिटेशंस के अंदर जो नई चीज़ है क्या है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से कि मैक्सिमम जो है ना 100 लोग इसके लिए इसको देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग हो सकते हैं। इसमें प्रोजेक्टर्स जो हैं पुराने प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नए प्रोजेक्टर्स इस्तेमाल करने हुए होते हैं, क्योंकि पुराने प्रोजेक्टर्स किसी भी टाइम मसला दे सकते हैं। हेल्पफुल हिंट्स सेम जो हमने पहले पढ़े वही हैं इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट भी नहीं है पेपर के हवाले से। व्यूअर्स आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, नहीं, मैंने बिल्कुल इस पर रिसर्च की हुई है, मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है उस हिसाब से कि पेपर के अंदर क्या चीज़ कितनी आ रही है और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैं आपको बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, उसी हिसाब से लेक्चर दे रहा हूँ मैं। आपने इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस
आप लोग लेक्चर सुने और जो MCQs के हवाले से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं उसको देखें सिर्फ। इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स जो हैं ज़बरदस्त आएंगे। फ्लिप चार्ट्स, फ्लिप चार्ट्स जो हैं इसके अंदर कह रहा है कि ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आपके साथ आपके कुछ टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान सेशंस भी दे सकते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। फ्लिप चार्ट क्या है बेसिकली कि ये ना चार्ट्स बने हुए हैं जिनके ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी होती है, तस्वीरें वगैरह बनी होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है। वो जो एक प्रेजेंटेटर तो बोल रहा है ना, स्पीकर बोल रहा है, उसके साथ एक बंदा खड़ा है जो कि एक चार्ट लगाता है, उसके ऊपर जो लिखा है वो प्रेजेंटेटर जब स्पीकर जब वो बोल देता है तो वो चार्ट उतार के रख देता है, उसकी जगह दूसरा चार्ट लगा देता है। वो जब कंप्लीट हो जाता है वो उतार के रख देता है, तीसरा लगा देता है। इस तरह मतलब जो 7 टीम मेंबर्स हैं उसके वो इसकी हेल्प करते हैं। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो लो कॉस्ट है, ज़ाहिर बात है, सिर्फ चार्ट है सिंपल, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसकी लिमिटेशंस के अंदर कह रहा है कि 35 लोग मैक्सिमम इसको देख सकते हैं। रोशन कमरा जो है इसके लिए पूरा रोशन होना चाहिए, रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए अच्छा इसके अंदर। ये ओपन एरिया के अंदर भी की जा सकती है प्रेजेंटेशन। वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड जिस तरह सिंपल क्लासेस के अंदर टीचर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखकर, ये सेम वही चीज़ है। बहुत ही पुराना तरीका है ये और आसान तरीका है। इसके अंदर बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि इनएक्सपेंसिव है, इजी टू यूज़ है, प्रेजेंटेटर किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी से कोई भी तब्दीली कर सकता है इसके अंदर। अभी वो बात कर रहा है ना, वो देख रहा है कि लोग, वो लिख रहा है ये चीज़ या समझा रहा है, वो कह रहा है कि लोग अनाइड हो रहे हैं, लोग तंग आ रहे हैं, वो वहाँ अपनी बात को शॉर्ट कर देगा, उसकी जगह वो कोई और बात कर देगा या कोई इंटरेस्टिंग बात कर देगा, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से वो बीच में एडिटिंग कर सकता है, क्योंकि कोई चीज़ रेडी तो उसने की नहीं हुई, वो लिख रहा है एट दिस पार्ट, जो कुछ लिख उसका जो डाटा है वो उसके माइंड के अंदर है और वो सामने जाहिर कर रहा है। स्लाइड्स के अंदर जैसे होता है ऑटो पे पहले से सेव चीज़ें होती जो सामने आ रही थी, ऐसा नहीं होता, वो एट दिस पार्ट लिख के लोगों को बता रहा होता है, तो वो चेंजिंग जो है किसी भी टाइम कर सकता है। लिमिटेशंस के अंदर ये कि रिप्रेजेंटेटर को मज़ीद डिटेल के लिए राइटिंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी राइटिंग हो जो लोगों को समझ आ सके। आगे हैंड आउट्स, आखिरी इसके अंदर हैंड आउट्स है। हैंड आउट से क्या आ रहा है कि अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद डिटेल के साथ लोगों को शो करने के लिए कि लोगों को समझ आ जाए अपनी बात को, कि ऑडियंस को वो राइटिंग रिटर्न परफॉर्मेंस पकड़ा देते हैं, बुक्स पकड़ा देते हैं जो उसकी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड होती है, उसके अंदर लिखा होता है, जो जो स्पीकर ने बात करनी होती है वो सारी लिखी होती है डिटेल के साथ। वो स्पीच के साथ साथ ऑडियंस जो है ना स्पीच भी सुनते हैं साथ साथ, और वो साथ साथ हैंड आउट्स भी पढ़ते हैं। अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो ऑडियंस को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह स्पीकर बात कर रहा होता है और ऑडियंस जो साथ साथ नोट कर रहे होते हैं ना, जिस उनको वो चीज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास हैंड आउट्स आ गए, रिटर्न में आ गया, स्पीकर ने जो बोलना है वो उनके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। उसके अलावा ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा लेट आता है, स्पीच स्टार्ट हो गई उसके बाद वो आया है, तो वो स्पीच मिस कर देगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। हैंड आउट्स मौजूद हैं, वो पढ़ लेगा, देख लेगा कि इसने जो स्पीकर है इसने पहले क्या बात की, उसके पास डाटा मौजूद होता है पहले से हैंड आउट्स की शक्ल में। तो व्यूअर्स ये आपका लेसन था। लिमिटेशंस को कुछ देख लेते हैं, हेल्पफुल हिंट्स को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सेम है पहले वाले। लिमिटेशंस के अंदर कह रहा है कि क्योंकि लोग जो नीचे की तरफ देखते हैं ना पढ़ने के लिए, उनका ध्यान जो है ना प्रेजेंटेशन की तरफ, प्रेजेंटेशन जो बंदा बात कर रहा होता है स्पीकर, उससे हट जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, वो या तो वो पढ़ते हैं या फिर उसकी बात सुन सकते हैं, दोनों में से एक काम हो सकता है। एट दिस पार्ट दोनों काम जो है ना कंटिन्यू करना एक साथ मुश्किल हो जाता है थोड़ा। व्यूअर ये आपका आज का लेसन, हमारे 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, इसके अंदर 23 और 24। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।